सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 जो है फोर्स। तो फोर्स का कुछ बेसिक चीज हम लोग जैसे लास्ट ईयर भी पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है। इट इज एन एक्सटर्नल क्वांटिटी समझ लो या कुछ भी समझ लो, एक्सटर्नल रीजन फॉर चेंज इन शेप साइज वगैरह, चेंज इन शेप साइज और स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। फॉर क्लास 10 we have just the rotational motions in our syllabus। यार फोन को क्या, हाँ, ठीक है। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। विल जस्ट भी रोटेशनल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फिर से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वी विल जस्ट बी स्टडीइंग अबाउट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया कि अगर हम कोई एक चीज पाइवट किया हुआ है, हाँ टॉर्क बोलते हैं उसको, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट क्या हो गया, अगर कोई एक चीज कोई भी बॉडी को एक डाइवर्ट किया हुआ है, मतलब मान लो कुछ भी बनाया हुआ है, उसको हम यहाँ से फिक्स पॉइंट कर दिए। अब अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इफ वी अप्लाई द फोर्स, ये अपना फिक्स पॉइंट से हिल तो नहीं सकता, सो ये सिर्फ यहाँ पर रोटेट करता है। दिस विल ओनली रोटेट, देन द बॉडी विल ओनली रोटेट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये इसका मान लो पाइवट पॉइंट है। ठीक है। सो एक फोर्स कितना एक बॉडी को टर्न कर सकता है, इसका हम लोग का दो फैक्टर्स है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या क्या फैक्टर्स आएगा, सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। सबसे पहला इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। सेकेंडली इट विल बी द डिस्टेंस ऑफ the distance of line of action of force, the distance of line of action of force and from the axis of rotation, from the axis of rotation। मतलब यहाँ पर अच्छा डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट ऑलवेज मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे यू कैन मेंशन द वर्ड परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, ये वाला पर्पल वाला मान लो जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और पाइवटेड पॉइंट से हमारा यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पाइवटेड पॉइंट से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पे डिपेंड करेगा, एंड कितना मैग्नीट्यूड है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और ये दोनों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इट इज फोर्स इनटू द डिस्टेंस। ओके, ये एफ ले लो और ये ले लो, इसका प्रोडक्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए मोमेंट ऑफ फोर्स का, ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर। सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। ओके, टू टाइप्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्स। एक हो सकता है हमारा क्लॉकवाइज, और एक हो सकता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। कन्वेंशन वाइज वी टेक एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। कन्वेंशन वाइज वी टेक एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। ओके, लिख लो यहाँ तक। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इट्स कुछ एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि डोर का हिंजस एक कॉमन एग्जांपल है। ओके, ये हमारा पाइवोटेड रहता है, ये हमारा मान लो यहाँ पे हिंजस है। तो देखना, हैंडल को हम लोग हमेशा दूसरे एंड पर लगाया जाता है। अगर हमारा हैंडल बीच में रहता, अगर यहाँ पे रहता हैंडल, तो हमारा क्या डिस्टेंस कम होता है, यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कम होता, तो हम लोग को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता। इसीलिए हमेशा हैंडल्स को, जो डोर का हैंडल्स है, दे आर ऑलवेज केप्ट एट द फारजेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। अगर डी बढ़ेगा तो एफ हमारा घटेगा, डी बढ़ेगा तो एफ हमारा घटेगा। कुछ इस तरीके से समझ में आया सबको क्या होता है यहाँ तक? अब नेक्स्ट ले लेते हैं कपल। कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस। क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा है, बोलो। Not acting along with the same line, not acting along with the same line। कौन बार बार अपना अनम्यूट कर रहा है? जो बोलना है तो अनम्यूट करो, वरना फिर म्यूटेड रहो। आयुष प्रताप, अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो अपने आप को। Two equal and opposite parallel forces not acting along the same line form a couple। Okay, clear है ये चीज? ओके, सो एक याद रखना, रोटेशन पॉसिबल होने के लिए देयर मस्ट ऑलवेज बी अ कपल। रोटेशन इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ कपल, देयर आर टू ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, तो एग्जांपल देखा जाए, अगर मान लो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ, यहाँ पर एक फोर्स लगा, तो ये उसका कहीं पे पाइवट है, ओ ये मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट बी। सो ये फोर्स एट एफ क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा। फोर्स एट बी भी इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स देगा, दोनों ही इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दे रहा है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स एट ए क्या है, एफ इंटू ओ ए, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स एट बी, दिस इज एफ इंटू ओ बी, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। सो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। एफ कॉमन लेंगे, दिस इज ओ ए प्लस ओ बी। एंड व्हाट इज ओ ए प्लस ओ बी, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इसको हम लोग अगर टोटल डी ले लें, तो दिस इज एफ इंटू डी। So can we say moment of couple equals to either force into distance between the forces। ठीक है, ये हमारा मोमेंट ऑफ कपल हो गया। नेक्स्ट वी कम टू इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वी कम टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन बहुत एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, बट वो वैसा का वैसा ही रह जा रहा है अल्टीमेटली। एक बॉडी पे मान लो, ये कुछ भी बॉडी है, एक दो तीन चार, ऐसे तीन चार फोर्सेस लगा, बट नेट रिजल्टेंट इज नथिंग। जैसा बॉडी अभी है वैसे ही बॉडी बाद में रह जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस
when a number of forces don't produce any change in state of rest or motion. Any change in state of rest or motion. ठीक है, समझ में आया? Okay? क्या मैसेज हुआ? Okay. So अगर हम लोग को इक्विलिब्रियम पूछेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, हमेशा हम लोग को दो कंडीशंस लिखना है. कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या है? द नेट resultant of all the forces must be zero. The net resultant of all forces must be zero. इससे क्या होता है? हमारा there is no linear motion, there is no linear motion. एंड दूसरा क्या है? द नेट रिजल्टेंट, या ऐसे बोल सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स of all the forces, the algebraic sum of moments of all the forces about the fixed point is zero. ओके, ये दो हमारा कंडीशंस है. एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट जीरो होने से इससे क्या होगा? देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन, देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन. प्लीज वर्डिंग्स का ध्यान रखना. फिजिक्स में अपने मन से कहानी बनाने जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स मिस कर जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है. समझ में आया? ओके. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स देखना है कि अगर इक्विलिब्रियम पे है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों बराबर रहेगा हमेशा. क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों हमेशा बराबर रहेगा. ओके. अच्छा, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, और दिस इज व्हेन देयर इज अ बॉडी इज इन मोशन. अगर उसका वो बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रह गया, देन दैट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अगर वो बॉडी मोशन में है और वो सेम मोशन में रह गया, मतलब ना तो उसका स्पीड चेंज हुआ, ना उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, कुछ भी अगर चेंज नहीं हो रहा है, तब दैट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक? स्टैटिक इज फॉर रेस्ट, डायनामिक इज फॉर मोशन. नेक्स्ट, जहां से हमारा सम्स आएगा ये वाला, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? That sum of clockwise moments is equals to sum of anti-clockwise moments. Sum of clockwise moments equals to the sum of anti-clockwise moments. ये हमारा आएगा. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हम लोग ऑलरेडी ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है?
मान लो एक बॉडी है, ठीक है, कैसा भी शेप है। अब ये बॉडी कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, इस बॉडी में कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लो ये पॉइंट हो गया कुछ, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इस बॉडी में जितना भी पार्टिकल्स है, सबका वेट के वजह से जो नेट सम ऑफ मोमेंट्स आया वो जीरो है। इस बॉडी में जितना भी पार्टिकल्स, मान लो यहाँ पर, हर जगह जितना भी पार्टिकल्स है और उसका नेट सम ऑफ मोमेंट्स जो है दैट इज जीरो। ओके, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जिस पॉइंट पर उस बॉडी के वेट्स के वजह से नेट सम ऑफ मोमेंट्स इज जीरो, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, एक चीज, एंटायर weight of the body, entire weight of the body, it's considered to act at this point. समझ में आया? दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक चार्ट है, सबको ये बहुत फेमिलियर ऑलरेडी हो रखा होगा इस चार्ट से। ये वाला चार्ट पक्का से याद करके जाना है, इससे तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो पक्का आता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। एंड प्लीज ध्यान से पढ़ना, सॉलिड कोन, होलो कोन अलग है, बट सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर सेम है। ऐसा ही कंफ्यूजिंग टाइप्स की रहता है, ठीक है। सॉलिड होलो में फर्क रहेगा, शेप्स में फर्क रहेगा, कौन सा शेप है वो फर्क रहेगा, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर एक पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, क्या है इसका डेफिनेशन है? कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर हम लोग को इसका वेलोसिटी निकालना होगा, मान लो चार पॉइंट्स पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, दिस इज ए बी सी डी। तो हर समय वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? उसका टैंजेंट का डायरेक्शन लेते हैं, हर पॉइंट पर हम लोग उसका टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टैंजेंट का जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस पॉइंट पर माना जाएगा। सो एट एवरी मोमेंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, एट एवरी मोमेंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट स्पीड इज कांस्टेंट, बट स्पीड इज कांस्टेंट। समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? So, अब अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सो देर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो फोर्स इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। इट इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आया?
यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब यहीं पर अगर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा। यहीं पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? इसका रिएक्शन फोर्स सॉर्ट ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स, फोर्स एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये तो क्लियर है। दिस इज अ फिक्टिशियस फोर्स, हम लोग पढ़े थे। दिस इज अ फिक्टिशियस फोर्स because there is no actually centrifugal force. It is just assumed to explain the motion. It is just assumed to explain the motion. Okay, clear है यहाँ तक? तो फोर्स हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा मशीन्स का क्या है, फिर हम लोग बस न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अच्छा, मशीन्स में जनरली हम लोग को कुछ कुछ टर्म्स, तो तो सम टर्म्स क्या क्या आएगा? पहले मैकेनिकल एडवांटेज, दिस इज लोड बाय एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो क्या आता है? बता सकते हैं व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। Mechanical advantage is load by effort, velocity ratio is displacement by effort, efficiency is mechanical advantage by velocity ratio into 100, efficiency is mechanical advantage by velocity ratio into 100। एक मशीन के लिए VR is always constant, VR is always constant, MA can change, ठीक है? फॉर एन आइडियल मशीन, फॉर एन आइडियल मशीन क्या होगा? एफिशिएंसी इज 100%, बट ऐसा प्रैक्टिकल केसेस में होता नहीं है। प्रैक्टिकल केसेस में लॉस क्या क्या होता है? सबसे पहला, फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन होता है बिटवीन द पार्ट्स। दूसरा क्या हो सकता है? स्ट्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, पार्ट्स आर नॉट रिजिड। ये सब की वजह से हमारा एनर्जी लॉस होता है, तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक है, ये सब में एफिशिएंसी लेस देन 100% आता है। ठीक है, अब मशीन्स में हम लोग को पढ़ना तो सिर्फ पुली ही है। मशीन्स में हम लोग को पढ़ना सिर्फ पुली है। ओके, चलो देखिए। अगर लीवर करना भी रहा तो इट्स लीवर इज सेम एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। लीवर का अगर इन केस हम दे भी दिया तो इट इज सेम एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, सो लीवर का जस्ट अगर बता भी दे, सो देर आर 3 पॉइंट्स लीवर में, 3 क्लासेस, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। क्लास 1 में एफ बीच में, क्लास 2 में लोड बीच में, क्लास 3 में एफर्ट बीच में। 1 में फलक्रम रहता है बीच में, 2 में लोड रहता है बीच में, 3 में एफर्ट रहता है। ठीक है, अगर पुली का हम लोग कुछ केसेस देख लेते हैं इससे क्या है। सबसे पहले आ जाता है हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली। एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही है, सीधा सीधा फॉर्मूलाज लिखते हैं और फिर हम लोग उसका सम्स करेंगे।
सिंगल फिक्स पुली, ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। अच्छा, एक डब्बा बना लेते हैं। एम ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। एम ए अगर लेस देन 1 है तो दिस इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। एम ए अगर लेस देन 1 है तो दैट एक्ट्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। एंड अगर एम ए इक्वल टू 1 है सो वो क्या करेगा? इट हेल्प्स इन अप्लाइंग फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। यही है। ठीक है, अप्लाइंग फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। समझ में आया यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट। सिंगल फिक्स पुली ये रहा। नेक्स्ट वी कम टू सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज दिस इज 2, वेलोसिटी दिस इज ऑलवेज 2। ओके, ये हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज ऑलवेज फॉर आइडियल केसेस। सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है? एक फिक्स पुली रहता है कुछ इस तरीके से, एक पुली यहाँ पे फिक्स रहता है कुछ ऐसा, यहाँ हमारा लोड रहता है। सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है? अब देखो सिंपली, कभी भी हम लोग सिर्फ सिंगल मूवेबल पुली अगर यूज करेंगे, इफ वी आर यूजिंग जस्ट अ सिंगल मूवेबल पुली, हम लोग को एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यहाँ हमारा लोड रहेगा। अप्लाइंग एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नॉट फीजिबल, ज्यादा मुश्किल होता है। अप्लाइड हमें यहाँ पे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना दैट इज ऑलवेज टफ। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? वी ऑलवेज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फिक्स्ड एंड अ मूवेबल पुली। वी ऑलवेज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फिक्स्ड एंड अ मूवेबल पुली। इसका फायदा क्या है? मान लो कुछ ऐसा है, ये हमारा मूवेबल पुली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक फिक्स पुली लगा देंगे। इससे फायदा क्या है देखो, हम लोग का एफर्ट फिर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना पड़ा। एफर्ट हम लोग को फिर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना पड़ा। सो फिक्स पुली का काम क्या है? अप्लाइंग एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। अप्लाइंग एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। समझ में आया? और ये हमारा एक्टिंग एज ए फोर्स मल्टीप्लायर यहाँ पर, दिस एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, सो अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा तो दैट इज एम ए इक्वल्स टू वी आर इक्वल्स टू 2 power n, where n is the number of movable pulleys, where n is the number of movable pulleys। ओके, और यहाँ पर हम लोग को कितना स्ट्रिंग्स लगता है? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यूज्ड इज इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यूज्ड इज इक्वल्स टू n। ये भी याद रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स से रिलेटेड। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा ये है, एक आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। लास्ट टॉपिक आता है हमारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। सो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है? सारा पुलिस को हम लोग दो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ऑल द पुलिस आर डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स एंड अ सिंगल स्ट्रिंग इज टेकन ओवर ऑल द पुलिस। ऑल द
ये पुलिस है डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स एंड अ सिंगल स्विंग इज टेकन ओवर ऑल द पुलिस। मान लो अगर तीन पुलिस है हमारे पास, तो क्या होगा? दो पुलिस यहाँ और एक हमारा नीचे वाला ब्लॉक में, दो पुलिस यहाँ, एक यहाँ नीचे वाला ब्लॉक में, और ये हमारा लोड का जैसा काम करेगा। दिस इज द लोड, ठीक है। और सिंस नंबर ऑफ पुलिस ऑड है, हमारा स्विंग्स नीचे वाला से चालू होता है, इधर जाएगा, इधर घूम के वापस इधर। प्लीज इसका ड्राइंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का ड्राइंग आता है एग्जाम में करने। ओके, तो यहाँ पे एम ए विल बी इक्वल्स टू वी आर विल बी इक्वल्स टू एन, एम ए विल बी इक्वल्स टू वी आर विल बी इक्वल्स टू एन, एंड नंबर ऑफ स्विंग्स यूज्ड इज वन, इज वन, ठीक है। और अगर इवन नंबर रहता है तो दोनों में बराबर पुलिस जाएगा और ऊपर वाला से हुक लगाएंगे। इवन नंबर रहेगा तो ऊपर वाला में हुक लगाएंगे, ठीक है यहाँ तक। और एक क्या आ सकता है हमारा क्वेश्चन यहाँ से कि फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, द वेट ऑफ लोअर पुलिस मस्ट बी नेग्लिजिबल, द वेट ऑफ लोअर पुलिस मस्ट बी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो क्या होगा देख लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे आता है प्रूव करना, अगर हमें दे दे। क्या है, पहले हम लोग को लोड निकालना है और एफर्ट निकालना है, ठीक है। तो लोड क्या होगा, लोड हम या इससे मान सकते हैं फॉर लोअर ब्लॉक्स, ये हमारा एल है और लोअर ब्लॉक का वेट को हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू। सो ये टी है, ये टी है और ये टी है, ये टी है, ठीक है। सो एल प्लस डब्ल्यू इन तीनों टी से बैलेंस हो जा रहा है, ये तीनों टी से। सो कैन यू से एल प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एन इंटू टी, so this gives L equals to NT minus W, or effort is balancing this tension, effort is balancing the tension on that string. So what is mechanical advantage? Load by effort, that is NT minus W by T. This is NT by T, so N minus W by T, N minus W by T, okay। और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो एन ही है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बाय एन बोल सकते हैं। तो दिस इज एन बाय एन माइनस डब्ल्यू बाय एन टी, दिस इज वन माइनस डब्ल्यू बाय एन टी, दिस इज एफिशिएंसी। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि लोअर द एफिशिएंसी हायर, सॉरी, लोअर द वेट ऑफ ब्लॉक, लोअर द वेट ऑफ लोअर ब्लॉक, हायर इज द एफिशिएंसी। क्लियर है यहाँ तक? क्या है देखो, हम लोग का लोअर ब्लॉक के लिए ये टेंशन और ये टेंशन, ये तीनों टेंशन है, ये तीनों टेंशन बैलेंस किससे हो रहा है, ये तीनों टेंशन बैलेंस हो रहा है हमारा ये वाला एल प्लस डब्ल्यू से। सो एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन टी, एंड दिस एफर्ट इज बैलेंसिंग दिस टेंशन, ये वाला टेंशन, एफर्ट इक्वल्स टू टी। सो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेजेस, लोड बाय एफर्ट एन टी माइनस डब्ल्यू बाई टी, अगर इसको इंडिविजुअली डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, एन माइनस डब्ल्यू बाई टी। efficiency is mechanical advantage by velocity ratio, mechanical advantage by n, so n by n minus w by nt, that is 1 minus w by nt.
तो ये जितना W हमारा जितना कम होगा, ये टोटल वैल्यू हमारा कम होगा और एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग 1 से माइनस कर रहे हैं. सो लोअर द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक, हायर इज द एफिशिएंसी. क्लियर है? VR वेलोसिटी रेशियो, VR is always n, ma equal to VR equal to n. ओके, चलो ठीक है, थ्योरेटिकली हम लोग का यही है. लेट्स डू द सम्स जो भेजे हैं. ज्यादा सम्स भी नहीं है, हम लोग का जल्दी क्लास हो जाएगा आज. देखो क्या बोला है, ए बी सी आर थ्री फोर्सेस ईच ऑफ 4 न्यूटन इन द प्लेन, जैसे कैलकुलेट रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट हो. तो सिंपली पहले हम लोग को निकालना है ए बी सी इन तीनों में से कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देगा और कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा. सो बताओ ए क्या फोर्स दे रहा है, क्लॉकवाइज देगा कि एंटी क्लॉकवाइज देगा, कैसे देखेंगे. ए का एरो से हम लोग ओ तक आओ, ये कौन सा डायरेक्शन है पर्पल वाला, क्लॉकवाइज, तो ए इज गिविंग क्लॉकवाइज. बी क्या दे रहा है, बी बी क्लॉकवाइज है, बी इज ऑल्सो क्लॉकवाइज. एंड सी क्या दे रहा है, सी इज गिविंग एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट, सी इज गिविंग एंटी क्लॉकवाइज. सी से अगर हम लोग क्या है, सी इज गिविंग एंटी क्लॉकवाइज. सो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ए, एम ओ एफ ड्यू टू फोर्स एट ए, क्या आएगा, 4 into 0.9, तो दिस इज 3.6 न्यूटन मीटर. बी के वजह से क्या आएगा, वैल्यू क्या है, 0.8. सो 4 into 0.8, दिस इज 3.8 न्यूटन मीटर. एंड एंटी क्लॉकवाइज में ये कितना दे रहा है, 4 into 0.6, दिस इज 2.4 न्यूटन मीटर. सो दोनों क्लॉकवाइज वाला, तो टोटल क्लॉकवाइज कितना है, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स. भैया हाँ भैया बोलो. 3.2 होगा. अरे हाँ 3.2, ठीक है. टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितना आ रहा है हमारा, 6.8 न्यूटन मीटर. और टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज 2.4 न्यूटन मीटर. नेट मोमेंट क्या आ गया, नेट रिजल्टेंट टॉर्क इज 6.8 माइनस 2.4, दिस इज 4.4 न्यूटन मीटर. हम लोग को हमेशा डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है. क्या बोले, देखो टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एट टू एंड्स, कितना, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स. देखो these are two equal and opposite forces, these are two equal and opposite forces which is not acting along the same line. तो ये एक तरह से हमारा कपल है, दिस इज एक्चुअली अ कपल. सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, या मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, दिस इज फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो क्या है, 10 into 4, so this is 40 न्यूटन मीटर आंसर. समझ में आया. अगर कपल बन गया तो हम लोग उसको डायरेक्टली कपल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, the figure shows two forces each of 10 newtons acting
एंड बी इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ठीक। तो देखो पार्ट वन के लिए अगेन resultant moment of two forces, again A and B are the couple, A and B कपल बना है because they are two equal and opposite forces not acting along the same line. So again हम लोग इसको सेम तरीका से कर सकते हैं, force into the perpendicular distance between them, 10 into 0.05 versus 0.5 versus 5 न्यूटन मीटर, ये कर सकते हैं। या हम लोग दूसरा तरीका क्या है, फोर्स या और एक और वे बता दे रहे हैं, तीनों पार्ट्स के लिए हम लोग सेम तरीका यूज कर सकते हैं, तो कोई एक भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द अदर वे, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए ड्यू टू ए, ये क्या आएगा, जीरो, क्योंकि द डिस्टेंस इज जीरो, द डिस्टेंस इज जीरो। अच्छा ये वाला बेटर तरीका रहेगा, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे बता दे रहे, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए ड्यू टू ए इज जीरो। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए ड्यू टू बी क्या आएगा, 10 इंटू 0.5, तो दिस इज 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये क्यों हुआ था, क्योंकि डी वॉज जीरो, सो टोटल मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगा, वॉट विल डायरेक्शन, यहाँ पे हर जगह सेम ही डायरेक्शन आने वाला क्लॉकवाइज। है, क्लॉकवाइज, सही है। तो हर जगह डायरेक्शन हमारा सेम ही आएगा, 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, फॉर ऑल द थ्री केसेस। नेक्स्ट क्या बोला, और यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at 58 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। मान लो ये हमारा मीटर रूल है, ठीक है। 58 सेंटीमीटर पर हमारा एक नाइफ एज है, यहाँ पे बैलेंस हो गया। व्हेन अ वेट ऑफ 20 जीएफ इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, मान लो ये 0 का मार्क है और ये 100 का मार्क है, स्केल का वेट कहाँ से एक्ट करेगा, ऑलवेज फ्रॉम द सेंटीमीटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये बोलते हैं यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है। इट विल ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो 50 पर यहाँ पर डब्ल्यू एक्ट करेगा। अब जो 20 जीएफ है वो किधर लगाया गया है, 0 पे कि 100 पे, बस इतना सा बता दो। 0 पर लगाया गया है कि 100 पे लगाया गया, 100 पे, करेक्ट। क्योंकि अगर 0 देखो, क्योंकि जो 50 पर जो वेट एक्ट कर रहा है दैट इज ऑलरेडी गिविंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो अगर हम 0 पे लगाते हैं तो ये और ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए हम लोग का ये यहाँ पर 20 पर लगाया गया। सो व्हाट इज क्लॉकवाइज मोमेंट्स यहाँ पर, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 20 इंटू 100 - 58, दिस इज 20 इंटू 52, 42, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज 42। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, W इंटू 58 - 50, तो दिस इज 8W। तो दोनों बराबर होना चाहिए, डायलॉग लिख लेना कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सो 8W इज 840, W का वैल्यू 105 जी है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा डायग्राम बनाया हुआ है, क्या बोला है, डायग्राम शोज 100 जे पाइवटेड सेंटर, टू बेड्स 150 एंड 40 जितना जितना दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, तो मतलब ये हमारा 0 है, ये हमारा 100 है, पाइवटेड एट इट्स सेंटर, ओके, तो ये हमारा 50 होगा।
व्हाट इज द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट टू? तो एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स है, ये वाला हमारा, अरे यार क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज. सो व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स? 150 into 40, this is 6000 gf centimeter. What is the clockwise moments? Part 2 वही पूछा होगा. Clockwise moments is 20 into 250, this is 5000 gf centimeter. gf गलत यूनिट है, it is always gf centimeter. So net resultant net moments क्या आ जाएगा? Net moments is 1000 gf centimeter. Net moment is 1000 gf centimeter. अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, एक 100 gf सेंटीमीटर का हमको एक्स्ट्रा वेट है, वो कहाँ पर ऐड करें ताकि वो बैलेंस हो जाए? तो उसको एंटी क्लॉकवाइज वाली जगह पे ऐड करना है कि क्लॉकवाइज वाली जगह पे, बता दो जरा. एंटी क्लॉकवाइज में ऐड करेंगे कि क्लॉकवाइज में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में करेक्ट. तो हम लोग मान लो इसको यहाँ पर 100 gf ऐड किए at a distance of x from the center, at a distance of x from the center. So क्या आएगा, हम लोग बोल सकते हैं 6000, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5000 जो ऑलरेडी क्लॉकवाइज था प्लस 100x. So the 100 into x will be the clockwise movements due to x. x क्या आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x is 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द सेंटर, 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द सेंटर. या ऐसे लिख देना 100 gf must be added, 100 gf must be added at the 60 centimeter mark, at the 60 centimeter mark. क्योंकि सेंटर से 10 सेंटीमीटर राइट है, 60 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है. Okay. A single fixed pulley and a movable pulley both are separately used to lift a load of 50 kg with the same height. Compare the effort supplied. So for a single fixed pulley के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वन. सो वन इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, तो वन इक्वल्स टू एल बाई एल इज 50 बाई ई. तो ई कितना आ रहा है हमारा 50 के जी है. और फॉर अ सिंगल मूवेबल पुली एन ए क्या होता है 2. So 2 is load by effort. So this gives 2 is 50 by E. So effort कितना आ रहा है इसमें 25 kgf. So मान लो ये E1 था, ये E2 था, तो E1 by E2 क्या आ जाएगा 50 by 25. So this is 2 is to 1. 2 is to 1. Last sum. Okay. क्या बोला इन ब्लॉक ऑफ टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलिस. जैसे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोल दिया, वी आर तो हमारा एन होता है विच इज 3, एल दिया हुआ है 75, ई दिया हुआ है 25. तो वी आर ऑलरेडी निकाल चुके 3 है. मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, लोड बाय एफर्ट विच इज 75 by 25, so this is 3. और एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, so this is 3 by 3 into 100, तो ये 100%. समझ में आया? ठीक है.
तो चलो हमारा मैकेनिक्स भी कंप्लीट है। लास्ट टॉपिक लेफ्ट इज साउंड एंड रेडियो एक्टिविटी, जो हम लोग कल सुबह कर लेंगे। ओके, चलो देन, बाय।